दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हम लोगों के इस नए एपिसोड में। मैं बात करूंगा आज फिर से दिल्ली के चुनाव के बारे में और दिल्ली के चुनाव के बारे में आगे आपसे विश्लेषण करूंगा, बातचीत करूं। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें और अंत तक इस वीडियो में बने रहें। और यदि आपको ये अच्छा लगे तो फिर इसे आप अपने दोस्तों के साथ शामिल कर शेयर करें और इसे लाइक भी करें। तो शुरू करते हैं बात दिल्ली के चुनाव चुनाव की। दिल्ली, जैसा कि आप जानते हैं, कि देश की राजधानी है और इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। इसको हालांकि 90 के दशक में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन एक्चुअली में ये एक अपूर्ण राज्य है, अधूरा राज्य है, जिसमें अ, वो कुछ अधिकार केंद्रीय सरकार के पास है और अधिकार के साथ साथ कुछ कार्यों की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार के पास है, जिसमें कि गृह मंत्रालय और पुलिस का एक विशेष योगदान है। दिल्ली को पूर्ण राज्य होने के बावजूद भी सारे अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर वो देश की राजधानी है। वहां पर संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, विदेशी दूतावास है और बहुत कुछ है। तो इस वजह से केंद्र सरकार का कंट्रोल रखना उस पर जरूरी माना गया था और इसीलिए इसको अधूरा राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ तक कि कोई यदि निर्णय भी लेती है सरकार तो उसको भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रूव करवाना पड़ता है, जो कि एक केंद्र सरकार का नुमाइंदा होता है। हालांकि लोग कहते हैं कि वो जो केंद्र सरकार में का नहीं, बल्कि वो उस पार्टी का नुमाइंदा होता है जो कि केंद्र में सत्ता में है, जैसे वर्तमान में बीजेपी है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें आती हैं और पिछले 3 चुनाव से, यानी 2014, 19 और 24 में, ये सातों की सातों सीटें बीजेपी ने जीती हैं। और पिछले चुनाव में तो इसके बावजूद कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ी थी, और पिछले चुनाव में 2024 में बीजेपी ने अपने 7 सिटिंग सांसदों के टिकट भी काट दिए थे। 7 में से 6 के काट दिए थे, एक को रिटेन किया था। उसके बावजूद भी वो अ, चुनाव जीती थी। लेकिन इसके विपरीत 2015 और 2020 के चुनाव में उसका लगभग सफाया हो गया था, जबकि उन चुनाव में वो मात्र 3 और 8 सीटें ही जीत पाई थी। और यहाँ तक हुआ कि पिछले जो नगर निगम के दिल्ली नगर निगम के चुनाव में, उसमें भी बीजेपी जो अब तक जीतती आई थी वो हार गई थी। तो इस तरह से लोकसभा में वो जीती है और विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव में वो अंतिम चुनाव में वो हारी है। तो फिर यही कहेंगे कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, यानी कि हर चुनाव इज अ डिफरेंट बॉल गेम। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, या केजरीवाल या आम आदमी पार्टी, अ, अपने तीसरे टर्म के लिए लड़ रही है। 2015, 2020 और 15 में यह पार्टी अन्ना आंदोलन से जन्मी थी और उसने अपनी एक ईमानदार और स्वच्छ राजनीति का देशवासियों को आह्वान किया था। और जेपी के असफल, जयप्रकाश नारायण को 1977 के असफल, हालांकि सत्ता परिवर्तन में वो सफल हो गए थे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आंदोलन था, उसके बाद देश के लोगों में एक नया उत्साह आया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का। और पूरे देश में मैं हूं अन्ना की टोपी पहने लोग घूमते थे। वास्तव में फिर मैं हूं आम आदमी झाड़ू के सिंबल वाली टोपी भी लोग भी पहनते थे, लेकिन अंत में जाके अभी तक तो ये लगता है कि केजरीवाल ने लोगों को टोपी पहनाई है। तो फिर काफी लहर चली थी। और एक बात बहुत क्लियर है कि भारत में जो आम जनता है, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी भी आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेती है और भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करने में और उनको उनके जो असेट वगैरह वगैरह जो भी हैं काले कारनामे, उनको बड़े चाव से सुनती है। हालांकि इससे कुछ होता नहीं है। पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विशेष हो रहा, क्योंकि दिल्ली राज्य नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर ज्यादातर अर्बन एरियाज है। और अर्बन एरिया में केजरीवाल ने अच्छा खासा, यहाँ पे जो पढ़े लिखे भी लोग होते हैं कंपेरेटिवली, तो उनमें ने असर हुआ था और वो भारी बहुमत से उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताया था। पर अरविंद केजरीवाल का जो 10 वर्ष का कार्यकाल है, तो मैं आपको एक बचपन में सारी का एक मैगजीन आती थी, शायद मेरे ख्याल से, मुझे ठीक से याद नहीं है, कमलेश्वर उसके संपादक हुआ करते थे। उसमें एक कहानी आई थी। वो एक कहानी थी एक राजा की। एक राजा था, वो आम रोज एक दिन एक आदमी का खून पीता था, उसको मारता था, उसका खून निकालता था और उसका खून पीता था। तो ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन इससे जैसा कि होता है, जनता में आक्रोश हुआ और एक नेता सामने आया। उस नेता ने आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद
उसने जैसा होता है हर आंदोलन के आंख में, या तो वह असफल होता है या फिर उसने वो आंदोलन सफल हुआ और उसने उस राजा को अपदस्थ कर दिया, और फिर उसने वो राजा बन गया। तो यानी कि जो अपोजिशन जो नेता था जिसने उसके खिलाफ आंदोलन किया, वो उसने उस राजा को अपदस्थ करके राजा बन गया, और उसके बाद वो राजकाज चलाने लगा। लेकिन उसको फिर लगा कि यार ये आदमी जो पुराना राजा था, ये आदमी का खून पीता था, तो कुछ जरूर इसमें इंटरेस्टिंग होता, तो मैं भी इसको टेस्ट करके देखता हूँ। तो उसने एक दिन अ, एक आदमी को बुलाया, मरवाया उसको, उसका खून निकाला और खून पिया, तो उसको खून पीने में बहुत मजा आया। तो फिर वो रोज धीरे धीरे उसकी भी आदत बन गई कि वो एक आदमी को बुलाता, उसको मारता, उसका खून चूसता नहीं, खून पीता। तो ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर इसके खिलाफ एक आंदोलन चालू हुआ, एक नेता बना। तो अब स्थिति वही थी कि एक राजा था जो आदमी रोज एक आदमी का खून चूसता था, पीता था, और एक अपोजिशन लीडर लीडर था, विरोध में उसका आंदोलन करता था, और उसका अ, जनता उसके साथ में थी। तो भारत में बेसिकली जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, उसका सार इसमें निहित है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, शायद आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा केजरीवाल के बारे में बात करते हैं। केजरीवाल ने 10 साल के साथ कथित इनकम एंटी इनकम्बेंसी के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा भी मीडिया में भी प्रचलित है और ऐसी रिपोर्टें भी आ रही है कि विकास के कार्य उन्होंने कुछ नहीं कही है, कोई कंस्ट्रक्शंस नहीं हुए हैं। जैसा उन्होंने वादे किए थे कि मंदिर, अस्पताल बनाएंगे, स्कूलें बनाएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और यहाँ तक कि अब तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं ये कार्य 10 साल में नहीं कर पाया, तो मुझको एक और मौका दो। तो 2015 का चुनाव उन्होंने एक्चुअली 2015 में तो वो जो अन्ना के आंदोलन और अपनी ईमानदार, कट्टर ईमानदार की छवि से वो चुनाव जीते थे। लेकिन और 2020 में उन्होंने फ्रीबीज जो उन्होंने स्टार्ट कर दी थी अपनी पहली ही टर्म में, जैसा कि फ्री बिजली, फ्री बस राइड आदि आदि, उनको एक्सटेंड किया। और 2020 में वो फ्री बीज के घोड़े पे सवार होकर वो चुनाव जीत गए थे। उसमें भी उनको अच्छी खासी सफलता मिली थी। लेकिन अब जैसा कि मार्केटिंग में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो मार्केटिंग में हर किसी प्रोडक्ट की का एक लाइफ साइकिल होता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे डिमिनिश हो जाता है, या फिर उसमें कॉम्पिटिटर आ जाते हैं। तो इसमें भी अरविंद केजरीवाल के साथ कॉम्पिटिटर आ गए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों बढ़ चढ़ के फ्रीबीज देने की बात कर रही हैं, जो कि शायद बेटर भी हो। तो अगर देखें तो वो प्रोडक्ट ही चलता है जो कि जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, और जिसने अब तक प्रूव किया हो कि हमने जो फ्रीबीज दिए। तो केजरीवाल का ये रिकॉर्ड थोड़ा पंजाब में खराब है, आम आदमी पार्टी का, लेकिन बीजेपी का महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि में अच्छा रिकॉर्ड है। तो शायद हो सकता है वहां पे उनको इसमें एज मिल जाए। तो बेसिकली देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी राजनीति शुरू की थी, वो निरमा के करसन भाई पटेल की तरह थी, जिन्होंने पहले साइकिल पे डिटर्जेंट पाउडर भेजा था, और अंत में उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी हिंदुस्तान लीवर को चैलेंज किया था, और उसमें सफल भी रहे थे। तो केजरीवाल जी ऐसा ही कुछ चाहते थे। उन्होंने भारी भरकम पहले शीला दीक्षित को चैलेंज किया, उनको हराया। लेकिन अब उनके सामने नरेंद्र मोदी हैं, तो उनसे लड़ने में वो कितनी ताकत जुटा जुटा पाएंगे, ये देखना है। हाल अभी फिलहाल में तो उनको हाल ऐसा ही लगता है कि जिससे जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने में, या कलर के शुरू में क्राउन टीवी या बीपीएल टीवी हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी नेशनल फुटप्रिंट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में वो एक लोकल ब्रांड बनकर ही रह गए थे। तो ऐसा ही कुछ हश्र क्या केजरीवाल का होगा, या फिर वो करसन भाई पटेल की तरह होंगे, ये भी समय बताएगा। पर लगता है फिलहाल की स्थितियों से कि बीपीएल वाला ही हाल उनका होने वाला है। तो अब मैं इस चुनाव के मुख्य विषय पे आता हूँ, और बताता हूँ कि ये पिछले दो चुनाव से क्यों डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछले दो चुनाव में 2015 और 2020 में केजरीवाल एक स्वच्छ छवि के साथ में आए थे, उन पे अन्ना आंदोलन का प्रभाव था, और फिर उन्होंने फ्रीबीज जो दी थी, उन्होंने 2020 में उनके चलते वो अ, चुनाव जीत पाए थे। तो ऐसा नहीं है। इस बार कांग्रेस का जो 2015 और 20 में मुख्य कारण था कि जो कांग्रेस का वोट था वो टोटली आम आदमी के पास शिफ्ट हो गया था। 2015 में वो 8% पे थे, और 2020 में वो घट के 4% पे आ गए थे। यानी जो 40-45% का वोट हुआ करता था कांग्रेस का, वो पूरा का पूरा शिफ्ट होकर आम आदमी पार्टी को चला गया था। बीजेपी ने अपना जो स्तर था वोट का, वो बना के रखा था। वो करीब 35 से 40% के
बीच रहा था। तो अब अगर ये जो कांग्रेस कुछ वोट, क्योंकि अब इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है कांग्रेस और भाजपा में भी, जैसा मैंने कहा। क्योंकि इनिशियली कांग्रेस रिलेक्टेंट थी, राहुल गांधी रिलेक्टेंट थे, वो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से कुछ समझौता कर लिया जाए, लेकिन वहाँ की जो लोकल यूनिट थी, जिसमें अजय माकन, संदीप दीक्षित आदि थे, उन्होंने इसका विरोध किया। और फिर शुरू के आनाकानी के बाद राहुल गांधी भी इस चुनाव में कूद पड़े। तो ये असर डालेगा, क्योंकि हाल ही में के चुनाव में, जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसमें मुस्लिम मतदाताओं ने की फर्स्ट प्रेफरेंस कांग्रेस हो गई थी, क्योंकि उनका सीधा सीधा मानना है कि कांग्रेस ये एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हटा सकती है। तो इसके चलते कांग्रेस ने इस बार आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर दी है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो करीब 15% होता है, उसके बाद दलित और झुग्गी झोपड़ी वाले जो बैकबोन थे आम आदमी पार्टी के, वो अगर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए तो ग्राफ एकदम आम आदमी पार्टी का नीचे आ जाएगा। और जो दूसरा मिडिल क्लास है, वो भी भारी रूप से आम आदमी पार्टी को वोट किया था, जिसने भारी भरकम वोट किया था, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर इस तरह से कहीं झटका लगता है 15-20% वोटों का आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में, त्रिकोणीय होने की वजह से और मध्यम वर्ग और झुग्गी झोपड़ी वालों के कुछ बीजेपी की तरफ खिसकने से, तो चुनाव एक डिफरेंट हो सकता है। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने पिछले दो चुनाव इतनी गंभीरता से नहीं लड़े थे। हालांकि उन्होंने 2015 में पहले किरण बेदी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया था, लेकिन चुनाव में उतनी गंभीरता से या जीतने के ध्येय से लड़ रही थी ऐसा लगा नहीं था। हालांकि ऐसा कहा नहीं जा, बीजेपी नहीं मानेगी कि वो चुनाव जीतना नहीं चाहती। कोई भी पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। तो बीजेपी काफी गंभीरता से इसको चुनाव लड़ रही है, लेकिन देखा जाए तो अगर बीजेपी की केंद्रीय सरकार पर तो कोई इसका फर्क पड़ेगा नहीं, अगर बीजेपी हार भी जाती है। लेकिन ये एक परसेप्शन की लड़ाई है जिसमें बीजेपी लड़ रही है, और वो ये चाहती है कि राजधानी पर उसका एक छत्र अधिकार हो, ताकि जो पहले शाहीन बाग या किसान आंदोलन आदि जो हुए थे, उन पर जो कि लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट था, वो नहीं रहे, और आसानी से वो टैकल किए जा सके। क्योंकि निकट भविष्य में ही सरकार दो तीन ऐसे बिल लाने वाली है, जैसा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है, आईसीसी कॉमन सिविल कोड है, और इसके अलावा हो सकता है एनसीआर के बारे में, एनआरसी के बारे में भी कुछ कानून लाए। तो इस तरह की कोई कानून लाए तो उस पर कोई दिल्ली में बड़ा आंदोलन नहीं हो, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि दिल्ली राजधानी है और यहाँ की खबरें सारे दुनिया में जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह से कोई बदनामी हो सरकार की, तो वो गवर्नमेंट, बीजेपी नहीं चाहती है कि वो हो। तो इसलिए बीजेपी इसको काफी सीरियसली लड़ रही है। और आपने पहली बार देखा होगा कि इस चुनाव में अ, कई राज्यों के बीजेपी शासित लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा को लीजिए, योगी आदित्यनाथ को लीजिए, मोहन यादव को लीजिए, या फिर देवेंद्र फडणवीस को लीजिए। तो ये सब अपने अपने वर्ग वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से बीजेपी इस को बहुत सीरियसली ले रही है, और ये तो परिणाम ही बताएंगे कि क्या होगा। केंद्रीय मंत्री भी कई बहुत सारे इसमें हैं, तो इसलिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। और एक बात और है कि बीजेपी इन इन स्थानीय चुनाव में कोई बड़े नाम नहीं होते थे, मुख्यमंत्री तो घोषित करती ही नहीं थी, लेकिन संभवित मुख्यमंत्री जो मीडिया परसेप्शन में बनते हैं, उस तरह के भी दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, परवेश वर्मा और रमेश विदुड़ी। तो इसलिए ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो। ये तो भाजपा की बात हुई। अब मैं बात करता हूँ विपक्ष के लिए राजनीति पर क्या तात्कालीन ये असर डालेगा। यह चुनाव, जैसा मैंने पहले बताया, केजरीवाल दो स्तर पर लड़ रहे हैं। एक तो वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, और दूसरा वो इंटरनली इंडिया गठबंधन में लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस से। इस चुनाव में देखे जाए तो इंडिया जो इंडी गठबंधन है, उसके बड़े घटक उसके साथ में अखिलेश यादव ने उनके साथ रोड शो किया अपने जहाँ उत्तर प्रदेश से लगे एरिया में। ममता बनर्जी ने अपने दो सांसदों शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद, जो कि काफी पॉपुलर हैं दिल्ली में, उनको चुनाव प्रचार में भिड़ा रखा है। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी अपना सपोर्ट दे चुके हैं। इधर लालू यादव भी अपना सपोर्ट केजरीवाल को ही दे चुके हैं। यानी सब कांग्रेस के विरुद्ध एक तरह से
प्रचार कर रहे हैं, हालांकि वो प्रचार कह रहे हैं कि वो बीजेपी के विरुद्ध है, लेकिन बेसिकली कांग्रेस के विरुद्ध भी किसी तरह से एक ये चुनाव प्रचार हो रहा है। तो इस तरह से देखे जाए कि चार बड़े राज्य, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये चार उत्तर राज्य जो हैं वो केजरीवाल के साथ, इनकी बड़ी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां साथ में खड़ी हैं, जो कि मिलके 200 के ऊपर सीटें होती हैं। और यदि इसमें आप तेलंगाना की बीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश की, इनको जोड़ दें तो अपोजिशन की है, दो 250 के करीब सीटें हो जाती हैं ऊपर। तो इस ग्रुप को काफी मजबूती से है। और कांग्रेस इसका मुकाबला कर रही है अकेली। कांग्रेस के साथ में हालांकि डीएमके और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, पर उनका कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ इस दिल्ली के चुनाव में नहीं है। तो इस तरह से ये जो चुनाव है इंटरेस्टिंग इसलिए भी बन गया है कि इसमें बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को इंटरनली कांग्रेस से भी लड़ना पड़ रहा है, और कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ अपने इंडिया गठबंधन के घटक दलों से भी लड़ना पड़ रहा है। तो ये इस तरह से विपक्षी राजनीति पर कुछ असर डालेगी। अब बात करते हैं जो इस चुनाव परिणाम, अगर तीन स्थिति पैदा हो सकती है इस चुनाव के परिणाम में। एक तो ये होगी कि केजरीवाल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, तो उस स्थिति में अक्रॉस द कंट्री जो अखिल भारतीय स्तर पर यह होगा कि एक तीसरा गठबंधन बनेगा, जिसमें जैसा मैंने अभी ऊपर पहले बात की कि जो मुख्य पार्टियां बड़े बड़े राज्यों की, वो एक साथ मिल जाएंगी और उनको करीब 250 से अधिक सीटें हैं उन राज्यों में। और यदि वाम दल भी उनके साथ मिल गया और फिर बीजू जनता दल आदि मिल गए तो 300 के ऊपर भी हो सकते हैं। तो उन 300 पे वो चुनाव लड़ेंगे और वहां पर वो कांग्रेस को घास नहीं डालेंगे। और उन राज्यों में इन ये राज्य उन राज्यों में ये पार्टियां खुद ही चुनाव लड़ेगी, इनमें किसी दूसरे का दखलंदाजी नहीं होगी, तो यानी कि सीट बंटवारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रचार दूसरी पार्टियां भी करेंगी जहां जहां उनके इन्फ्लुएंस क्षेत्र होंगे। तो ये एक स्थिति है जहाँ की केजरीवाल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। तो फिर अगला जो चुनाव होगा 2029 का लोकसभा चुनाव, उसमें त्रिकोणीय होगा। एक कांग्रेस होगी, दूसरा बीजेपी का एनडीए होगा, और तीसरा ये गठबंधन जिसका कुछ नया अच्छा सा नाम दिया जाएगा, ये होगा। दूसरी स्थिति पैदा होती है कि यदि कांग्रेस के समर्थन हंग असेंबली होती है और कांग्रेस के समर्थन समर्थन से केजरीवाल गवर्नमेंट बनाते हैं, तो फिर कांग्रेस डोमिनेंट हो जाएंगी और फिर वो इसी तरह की दूसरे राज्यों में भी अधिक सीटों की मांग करेगी। और फिर हो सकता है कि विधानसभा में वो कम सीटें मांगे, लेकिन लोकसभा में वो बड़ा चंक सीटों को मांगेगी, ताकि वो लोकसभा में बहुमत के आंकड़े पे पहुंच पाए। तो उस समय फिर राहुल गांधी वापस से कांग्रेस और राहुल गांधी के हाथ में इंडी गठबंधन का नेतृत्व आ जाएगा और फिर वो डोमिनेंट हो जाएंगे। तीसरी स्थिति की, यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर वर्तमान में जो अपोजिशन की स्थिति है वो खिचड़ी वाली रहेगी, और हो सकता है उससे भी बदतर हो जाए। नए गठबंधन बनेंगे या फिर हर राज्य में जो वहाँ का डोमिनेंट दल है वो अपनी ढपली अपनी राग जैसे वाली स्थिति में रहेगा, और वो खुद जो मर्जी आएगा वो करेगा। तो ये स्थितियां कुछ हो सकती हैं। तीन स्थितियों में विपक्ष की राजनीति पे ही फर्क पड़ेगा, भाजपा पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चुनाव का। हालांकि परसेप्शन की लड़ाई में वो हार जाएगी। और इससे एक और बात होगा कि अगर पहली स्थिति में यदि केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, अगर चुनाव जीत जाती है तो फिर केजरीवाल तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि उन पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है। कोई ना कोई उनका मुख्यमंत्री बनेगा, पर उनकी राष्ट्रीय आकांक्षाएं जाग जाएंगी एक बार फिर से। और ये तो होगा ही कि कभी न कभी कोर्ट उनको, भारत में जैसा होता है कि कभी न कभी तो कोर्ट उनको रिहा का मतलब बंधनों से छूट दे देगा, और वो फिर वापस से प्रधानमंत्री की लड़ाई में आ जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल दिल्ली में चुनाव प्रचार बंद हो गया है। 8 तारीख को, 5 कल चुनाव है और 8 तारीख को अ, परिणाम निकलेंगे। शोरगुल अभी बंद हो गया है, लेकिन अपनी संभावित हारों के बहानों को खोजने में पार्टियां जुट गई हैं, जैसा कि एविडेंट है केजरीवाल के उस वीडियो से, जिसमें उन्होंने अपने लोगों को ईवीएम पर विशेष ध्यान देने के लिए बात की है। वो कहते हैं कि मेरे लोग जो आते हैं, मेरे समर्थक जो आते हैं, मेरे जो वोटर आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने वोट तो झाड़ू को डाला था, पता नहीं किधर चला गया। तो बहानेबाजी की प्रिपरेशन अभी से चालू हो गई है, क्योंकि कोई भी पार्टी श्योर नहीं है कि इसमें चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। तो आइए हम भी इंतजार करते हैं, आप मेरे साथ इंतजार कीजिए 8 तारीख का कि क्या होता है। अंत में वही कहूंगा कि
पूंजी तो मतदाता के पास ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जैसा मैंने पहले कहा,